जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सीट नंबर 85 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। देखिए, जब मूत्र होता है तो वो पीला रंग का हो जाता है कभी कभी। ठीक ना, तो वो किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो वो होता है आपको यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोक्रोम का। ठीक ना, आप देखिए यूरोक्रोम कैसे बनता है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जब ये टूटता है तो यूरोक्रोम बनता है। ठीक ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हृदय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, झिल्ली की दो परतों से ढका होता है। ठीक है, हृदय मेम्ब्रेन जो है ये दो परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। देखिए, हृदय मेम्ब्रेन जो होता है दो परतों से ढका हुआ, तो उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए, इस सब में से कौन है जो कि मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पिन्ना। ठीक ना, यही मस्तिष्क का भाग नहीं। देखिए, यह है किसका भाग, तो देखिए कान में जो बाहरी भाग रहता है इसी को ही हम पिन्ना कहते हैं। ठीक है, तो यही हो गया कान का भाग। और बाकी बाजू हो गया मोडिला, हो गया थैलेमस, हो गया पॉन्स, हो गया, सब क्या हुआ, मस्तिष्क का भाग हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दो न्यूरॉन्स के बीच की जंक्शन को क्या कहा जाता है। देखिए, दो न्यूरॉन है। ठीक, जैसे दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन इधर एक न्यूरॉन, देखिए यहाँ बीच में जो जोड़ता है यानी कि जंक्शन, इस भाग को क्या कहते हैं। देखिए, इसे कहा जाता है आपको सूत्र युग्मन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है इसे, तो इसे हम सूत्र युग्मन कहते हैं। ठीक ना, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेनपैक्स, सेनपैक्स हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एलील क्या होता है। देखिए, एलील क्या होता है कि ये जीन का एक वैकल्पिक रूप है एलील। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जीन का वैकल्पिक रूप। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सीईआर, सीईआर के संदर्भित करता है किस चीज़ से। देखिए, सीईआर, सीईआर का फुल फॉर्म होता है आपको सर्टिफाइड, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक ना, और ये सीईआर जो होता है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है। ठीक ना, देखिए अगला प्रश्न है कि एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है। अनुपातिक मतलब क्या हुआ कि समानुपाती होता है। किसका, समानुपाती होता है। ठीक ना, देखिए यहाँ क्या कर रहा है आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट का है। ठीक ना, तो टेम्परेचर क्या आपको कांस्टेंट है। ठीक, टेम्परेचर आपको कांस्टेंट हो गया। ठीक, देखिए बॉयल्स लॉ देखेंगे तो बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, देखिए बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कहता है कि आपको प्रेशर जो होता है आपको ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपको वॉल्यूम का। ठीक है, यानी कि पी समानुपाती 1/v हो गया, यानी कि प्रेशर जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया वॉल्यूम का। जहाँ क्या होता है आपको टेम्परेचर क्या होता है आपको कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, लेकिन ये अनुपातिक बोला यानी कि समानुपाती बोला है। तो समानुपाती किसका, देखिए प्रेशर का एक और रिलेशन होता है किसके साथ, तो ये रो के साथ होता है। ठीक है, यहाँ रो क्या है, तो यहाँ रो घनत्व है। ठीक है ना, तो रो घनत्व है, ये इसके साथ क्या होता है आपको, ये समानुपाती होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घनत्व। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं को क्या करता है। देखिए, किसी गैस द्वारा जो है ना पात्र पर लगाया गया दीवार पर बल क्या होता है। देखिए, जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक, ये एम द्रव्यमान का वस्तु है। ठीक, इस पर कोई एफ बल लग रहा है। ठीक, और तो ये अभी यहाँ इसका चाल यू है, तो जब यू से जो देखिए, जब यही द्रव्यमान तो एम ही है, इस पर एफ ही बल लग रहा है, लेकिन यू से जब इसका चाल भी हो जाता है, ये कितना टाइम में हुआ, तो इसी को जो है ना आपको, इसी के आपको परिवर्तन की दर को संवेग में परिवर्तन दर, यानी क्या हुआ, एम भी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं कि एफ समानुपाती होता है संवेग वटा टाइम, यानी कि एफ जो है ना आपको संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये संवेग में परिवर्तन करेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि दीवार पर लगाया गया बल जो है ये संवेग परिवर्तन करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, लगाए गए बल जो है कि दीवार के टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिना भंजन यानी बिना टूटे हुए, बिना ब्रेकिंग किए हुए के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या करे। देखिए कोई भी पदार्थ है, ठीक है, बिना भंजन हुए वो विकृत हो जा रहा है। ठीक है, तो इस योग्यता को हम क्या कहते हैं, इस योग्यता को हम सुघट्यपन कहते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है। देखिए विकृति, देखिए कुछ है जो कि मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, उसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, देखिए विकृति हो गया, विकृति, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, घर्षण गुणांक,
आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, ठीक ना। ये सब क्या होता है आपको कि मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक ना। यहाँ क्या है, विकृति है, तो विकृति भी मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, कोई नहीं होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें अगर 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, ठीक, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। देखिए इसके लिए आप एक v बराबर एन लेमडा फार्मूला देखेंगे, ठीक ना। यहाँ क्या है, v है आपको तरंग की चाल है, एन क्या हो गया, आवृत्ति हो गया, लेमडा क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया। यहाँ हमसे आवृत्ति पूछा है, आवृत्ति यानी एन, एन बराबर क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा ये v बाय लेमडा हो जाएगा, ठीक है, v बाय लेमडा हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न को बनाते हैं, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए तरंग कितना मीटर गति से जा रहा है, यानी कि v बराबर हमको कितना दे दिया है, 339 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक। यदि इसकी तरंग की तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा, लेमडा हम कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट को ध्यान दीजिए, यहाँ मीटर में दिया हुआ, यहाँ देखिए सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। तो 1.5 को जब हम मीटर में बदलें तो 100 से भाग में कितना आ जाएगा आपको, हो जाएगा आपको 0.015, ठीक ना, 0.015 हो जाएगा आपको लेमडा, ठीक ना। आप ये देखिए हम सब निकालते हैं तो तरंग की चाल कितना है आपको, यानी एन बराबर हो जाएगा v बटा लेमडा, तो तरंग दैर्घ्य चाल कितना हो गया आपको 339 हो गया, बटा तरंग दैर्घ्य हो गया आपको 0.015 हो गया, ठीक है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपको 22,600 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है, जो कि किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में ये उत्तर हो गया, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि यदि एक लवण का pH मान अगर 12 है तो यह डैश का लवण है। देखिए सबसे पहले समझिए कि लवण बनते कैसा, लवण यानी क्या होगा कि साल्ट हो गया, ठीक है। कैसे बनता है, देखिए जब कोई एसिड है, एसिड जब बेस से अभिक्रिया करता है तो ये आपको क्या बनाता है, तो लवण यानी कि साल्ट, और आपको वाटर बना देता है, ठीक है ना, वाटर बना देता है। अब देखिए इसमें भी देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे एसिड आपको प्रबल रहेगा तो बेस क्या रहेगा, आपको दुर्बल रहेगा, ठीक ना, बेस दुर्बल रहेगा तो आपको ये निर्माण जो होगा ये साल्ट का, ये कैसा निर्माण होगा, तो ये देखिए एसिड प्रबल है तो अपना प्रबलता का गुण लाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको एसिडिक साल्ट बनेगा, ठीक नहीं, यानी कि अम्लीय लवण यहाँ पर बनेगा, ठीक। और जब देखिए यहाँ पर कि दुर्बल एसिड रहेगा, ठीक, दुर्बल एसिड रहेगा और बेस क्या रह जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको परवल हो जाएगा बेस, यानी कि क्षार परवल हो गया। तब देखिए इसमें कि कौन परवल है, तो बेस परवल, तो ये अपना गुण लाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपको क्षारीय लवण बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्षारीय लवण बन जाएगा। यहाँ हमसे क्या पूछा है कि अगर pH मान 12 है, pH मान 12 है तो इसका मतलब क्या होगा कि अधिक लवण है, मतलब अधिक लवण मतलब क्षारीयता है, मतलब कि यह परवल क्षार है, ठीक ना। तो परवल क्षार इसका मतलब क्या होगा, दुर्बल अम्ल और परवल क्षार के मिलकर बना होगा, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, दुर्बल अम्ल और परवल क्षार, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अत्यधिक अम्लीय विलयन का pH मान डैश होता है। देखिए pH स्केल सबसे पहले देखिए, न्यूट्रल बिंदु जो होता है वो 7 होता है, और 7 से जो है हम दाईं ओर बढ़ते हैं यानी कि 14 की तरफ, तो इधर क्या होता है आपको क्षारीयता का गुण बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे प्रबल हो जाएगा 14, सबसे प्रबल क्षार क्या हो जाएगा 14 वाला। अब देखिए जब इस इधर से हम जाते हैं बाईं ओर यानी कि 0 की तरफ, तो इधर क्या होता है आपको अम्लीयता बढ़ता है, ठीक, अम्लीयता क्या होता है आपको बढ़ता है, ठीक, अम्लीयता बढ़ जाता है। और ये 0 पर जो होता है वहाँ पर ज़्यादा प्रबल होता है, यानी कि यहाँ पर प्रबल होता है, 0 की ओर जितना भी होगा वो प्रबल अम्ल होगा, ठीक ना। यहाँ क्या कहा है कि अत्यधिक अम्लीय विलयन, अत्यधिक अम्लीय विलयन कौन होगा सबसे अधिक, जिसका pH मान 0 होगा तो वो हो जाएगा अत्यधिक अम्लीय विलयन। तो इसका उत्तर किस ऑप्शन वहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 0, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। देखिए कोई भी एसिड आप लीजिए उसमें जो हाइड्रोजन होता ही है, ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सभी एसिड के लिए आम तत्व है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश सोने को घोल सकता है। देखिए सोना को जो है ना कौन घोल सकता है, देखिए एक्वारेजिया जो होता है इसमें जो है ना आपको सोना घुलनशील होता है, ठीक है। देखिए एक्वारेजिया जो है किसका किसका मिश्रण है, तो ये आपको है HCl अनुपात HNO3 का मिश्रण है, ठीक नहीं, यानी HNO3, ठीक, HNO3 है। तो इसमें देखिए किसका किसका अनुपात क्या होता है, देखिए HCl का 3 होता है और HNO3 का 1 होता है, यानी कि 3:1 में ये मिश्रित रहता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ विलयन बनाते हैं, यानी कि साधारण नमक यानी कि NaCl हमें बनाना है, ठीक है। तो NaCl का देखिए रिएक्शन क्या होता है, देखिए NaOH यानी क्या हो गया आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है, यानी HCl के साथ इसे अभिक्रिया कराया जाता है तो ये बनाता है आपको NaCl प्लस जल बनाता है, ठीक है। तो NaCl किसके साथ मिलकर बना है,
हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड किस साथ HCl के साथ मिलकर बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर बना है। तो किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, प्रश्न है कि पीएच स्केल किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, जिसमें यहाँ पी क्या अर्थ होता है। देखिए पी को जनरली सब लेता है पावर, ठीक ना, लेकिन यहाँ ओरिजिनल में देखिए पी का मतलब होता है पोटेंज, ठीक ना, पोटेंज होता है। इसे ही जो है ना, जिसका कि जर्मन अर्थ है शक्ति है, इसे जर्मनी में क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं इसका, लेकिन क्या हो जाएगा, ऐसा ही उत्तर पी का मतलब पोटेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसे ही शक्ति कहते हैं, लेकिन इसे जर्मन में कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि डैश धातु पर सबसे प्रचुर मात्रा में, डैश जो है धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए पृथ्वी पर क्या क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, देखिए उसके लिए एक आपको ट्रिक याद रखना है, ओ सियाल फेंकोना। ठीक, ओ सी अल फे को ना। ठीक, अब देखिए ओस हो जाएगा आपको ऑक्सीजन, सीस हो गया सिलिकॉन, अल्स हो गया अल्मोनियम, फेस हो गया आपको लोहा Fe, ठीक ना, और सी तो हो गया कैल्शियम ही, और ना सोडियम हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करना है कि देखिए सिलिकॉन क्या है आपको, ये उपधातु है, ये क्या है आपको धातु है, ये भी धातु, ये सब आप धातु है। ठीक ना, लेकिन ये क्या आपको अधातु है। ठीक ना, यहाँ अगर हमसे पूछेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक ना, उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन हो जाएगा, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, अगर तत्व पूछेगा तो सीधे ऑक्सीजन हो जाएगा। टोटल तो क्या है, तत्व में ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाएगा। ठीक ना, ये हमसे पूछा क्या है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब डैश धातु है जो कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए धातु में क्या है, तो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ही सबसे प्रचुर मात्रा है। देखिए इससे पहले क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, तो सिलिकॉन आपको उपधातु हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अधातु हो गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितने देर तक रहता है। देखिए कोई आदमी बोलता है तो मानव के मस्तिष्क पर वो कितना देर तक संवेदन टिका रहता है, तो वो देखिए आपको 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक ना, 1/10 सेकेंड रहता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को डैश में बदलना। कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक ना, ये क्या करता है, डाटा कोई इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया इन्फॉर्मेशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।